हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे जो है हमारा 47 वाला। हायर एजुकेशन में अभी तक हमने 2 पेपर सॉल्व किए हैं, 51 और 50 वाला। अभी हमको सॉल्व करना है 47 और इसके बाद एक और है लास्ट 46 जो हमें पेपर सॉल्व करने हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम ये थर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में आप जैसे देख पा रहे हैं, सोशियोलॉजी का ये पेपर जो था इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। सही क्वेश्चंस भी डिलीट हो गए थे, तो मैं उनका करेक्ट आंसर भी बताऊंगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी जितना पॉसिबल होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये जो पेपर है वो है 47, ठीक है। आर्टिकल 47 वाला सोशियोलॉजी का पेपर है। जिनको नहीं पता है वो देख लें। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने व्यक्त किया। तो यहाँ पे की पॉइंट है सबसे पहले। तो फर्स्ट सबसे पहले किसने किया, अगर ये पूछा जाएगा तो सबसे पहले होगा स्पेंसर, क्योंकि उसमें उसके बाद फिर दुर्खी, मर्टन, पार्सन्स, इन सभी लोगों ने इस पे काम किया। लेकिन अगर पहली बार पूछ रहा होगा तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पेंसर। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पे बल देता है। तो इसमें देखिए जो हायर एजुकेशन में आंसर माना गया था वो था सी। उन्होंने इसमें सी माना था, जिसमें सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्व के बीच परस्पर अन्योन्य क्रियाएं। लेकिन जो यूजीसी है वो यूजीसी इसका आंसर मानता है बी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यूजीसी में कभी करें तो आंसर लगाएं बी, और अगर हायर एजुकेशन में करते हैं तो उन्होंने इसको सी माना है, तो उसके पर्सपेक्टिव में हम इसको सी मान सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप हायर में करेंगे तो इसका आंसर रहेगा सी, और अगर आप यूजीसी नेट में करेंगे तो इसका आंसर रहेगा बी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आपको दोनों आंसर्स बता दिए इसमें। नेक्स्ट हमारा है, ये तो मैंने उसमें भी बताया था क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जस्ट, तो आपको पता होगा। इसमें है सामान्यीकृत अन्न या जनरलाइज्ड अदर कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये सभी को पता है, ये है मीड का। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है। तो इसमें भी वही आंसर है। इसमें इन्होंने माना है आंसर सी, ए और बी दोनों, और कहीं कहीं पर इसका आंसर माना गया है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। तो इसमें भी यही कन्फ्यूज़न है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसका करेक्ट आंसर नहीं पता चल पाया था, लेकिन फिर भी जो हायर एजुकेशन में माना गया था वो था आंसर सी। तो पैरेटो की जो रैशनल जो लॉजिकल एक्शन है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैक्स वेबर किसका प्रयोग करते हैं, मीन्स एंड्स रैशनैलिटी, साधन साध्य विवेकीकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, तो ये है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये बुक पूछी है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बुक किसकी है, ये तो सभी को पता होगी, नॉडल की बुक है। तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है, नॉडल की। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। तो जैसे ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में यूनिटी की बात होगी तो हम आंसर को तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा आंसर होगा, कोज़र होगा, क्योंकि कोज़र ही ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में यूनिटी की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या करता है, सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। सेफ्टी वॉल्व से उनका ये मतलब है कि छोटे छोटे, वो कहते हैं छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं तो सही है, नहीं तो अगर इकट्ठे वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट को कंपल्सरी माना है। तभी उन्होंने कहा है जो संघर्ष है वो समूह के अंदर यूनिटी पैदा करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मिडिल क्लास की कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो माना गया है डेरेनडार्फ को, क्योंकि मिडिल क्लास में जो मार्क्सवादी एनालिसिस में जो मिडिल क्लास की बात की थी वो है डेरेनडार्फ का। तो इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे रेमंडेरा भी दिया रहता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डेरेनडार्फ। जब भी कॉन्फ्लिक्ट में मिडिल क्लास होगा तो हो जाएगा डेरेनडार्फ। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक अवास्तविक रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक में किसने बांटा? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, लेविस कोजर ने। तो इसमें कुछ डिस्कशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में कॉन्फ्लिक्ट को देखा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब तनाव को एक प्रक्रिया के रूप में कौन देखता है, वो है कोजर। कोजर ने कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रोसेस है उसको टेंशन मैनेजमेंट, यानी जब छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे तो उससे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, वो सेफ्टी वॉल्व का काम करेंगे। अगर वो इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया लेविस कोजर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये पुराने टाइम का पूछ रहा है, यानी जब समाजशास्त्र का लगभग उद्भव हुआ तो सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था? एवोल्यूशन था, क्योंकि मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट तो बाद में हुआ, तो एवोल्यूशन पहले हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन, वर्ग निर्माण आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे वो करेक्ट नहीं बन पा रहे थे, इस वजह से वर्ग निर्माण के जो आधारित था वो हटा दिया गया था। क्योंकि जन्म के आधार पे, कार्य के आधार पे, सामाजिक हितों के आधार पर, तो इसमें ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, वो किसी भी आधार पे हो सकता है, तभी इसमें से हटा दिया गया था, ये क्वेश्चन डिलीट था। उसके बाद है हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसकी है? तो ये तो सबको पता ही है, C.W. मिल्स की है, इसमें क्या डिस्कशन करना। फिर है, किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? तो सहसंबंध अंतर्विधि का प्रयोग किया है दुर्खीम ने। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है दुर्खीम ने। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन, जो मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, तब बताया था कि कौन से सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को ऐसी मृतक कल्चर बताया है जो मृत्यु सभी पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। तो जब भी डेथ कल्चर की बात होगी या फिर कुछ इस तरह से बात हो रही होगी जिसमें रियलिटी नहीं होगी, कल ही मैं आपको बता रही थी, तो कौन हो जाएगा उसमें? बॉडीलार्ड हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि डेड कल्चर की बात कौन कर रहा है, तो बॉडीलार्ड बात करते हैं, कभी ऐसे पूछ ले, या पैराडाइम फॉर ऑल सोशल एक्सक्लूजन, इस तरह से करके पूछ लेगा तो भी उसमें हो जाएंगे, बॉडीलार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है, लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें उन्होंने कितने स्टेप बताए हैं, और पूछा किसके अकॉर्डिंग है? लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो करेक्ट आंसर है 4 बताया है लुंडबर्ग ने। और अगर हम बात करें कि 5 किसने बताए हैं, तो 5 में 5 जो बताए हैं, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन याद करने होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तो नहीं हो पाता है, तो 5 में है कॉम्ट, 5 स्टेप बताए हैं कॉम्ट प्लस बेली ने, बेली केनेथ है, उन्होंने बताए हैं 5 स्टेप, याद हो गया आपको। तो 5 में 2 लोग हैं, 4 में लुंडबर्ग हैं। इसी तरह सिमिलरली जो 6 हैं वो बताए हैं अर्ल बेबी ने, और दूसरा है PV यंग ने। इन 2 लोगों ने बताए हैं 6 स्टेप। उसके बाद अगर हम बात करें 7 स्टेप किसने बताए हैं, तो 7 स्टेप बताए हैं मर्टन ने, और 9 स्टेप भी बताए हैं
9 स्टेप बताए हैं मनहिम ने। आप जो अगर देख रहे हैं तो आप ये नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, क्या पता पूछ लें। 9 स्टेप किसने बताए? मनहिम ने। और 8 स्टेप जो बताए हैं वो किसने बताए हैं? हार्टन और हंट ने। हार्टन और हंट ने बताए हैं 8 स्टेप। और इसी तरह 12 स्टेप बताए हैं बेकन ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी जो आपके साथ शेयर कर दें। तो इसमें तो लुंडबर्ग का पूछा है, उन्होंने 4 स्टेप बताए हैं सिंपली। 5 स्टेप में आते हैं 2 लोग, कॉम्ट और बेली केनेथ। उसके बाद 6 स्टेप में आते हैं 2 लोग, पीवी यंग और अर्ल बेबी। 7 स्टेप में आते हैं मर्टन, और मर्टन के साथ थियोडोरसन भी हैं, उन्होंने भी 7 स्टेप बताए हैं। उसके बाद 8 स्टेप में आते हैं हार्टन और हंट, 9 स्टेप में आते हैं मनहिम, और 12 स्टेप में आते हैं बेकन। तो ये इतने स्टेप इम्पॉर्टेंट है रिसर्च मेथड में। साइंटिफिक मेथड की जब बात होती है तो इन लोगों ने अपने अपने स्टेप दिए हैं, आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टेप पूछा जा सकता है जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो इस तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और नए नए कुछ ना कुछ तो नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो कमेंट करके बताइए किसका होता है। ये मिताक्षरा परिवार है, जो आप सभी को पता होगा। मिताक्षरा में क्या होता है? मिताक्षरा के जो वो थे प्रणेता, वो कौन थे? विज्ञानेश्वर। ये भी पूछा जाता है, मिताक्षरा में कौन है? विज्ञानेश्वर थे, उन्होंने दिया है मिताक्षरा का नियम। और वो क्या है? इसमें जन्मजात अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति का, और ये कहाँ पाया जाता है? पूरे भारत में। तो इसलिए हम सिर्फ एक को याद करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पूरे भारत में जो पाया जाता है वो कौन सा है? मिताक्षरा। मिताक्षरा में क्या होता है? जन्मजात अधिकार होता है। इसको दिया किसने है? विज्ञानेश्वर ने। इतना आपको लर्न कर लेना है। इसके अलावा जो दूसरा है दायां भाग का नियम, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है 2 जगह पाया जाता है, बताइए अगर किसी को पता है। बंगाल और असम में। बंगाल और असम में पाया जाता है। तो अगर दायां भाग की बात होगी तो वो 2 ही जगह पाया जाता है, और उसके जो प्रणेता हैं वो हैं जीमुत वाहन। तो आपको दोनों के प्रणेता लर्न करना है, और दोनों का ये लर्न करना है कि कहाँ पाया जाता है। तो मैंने ये इसलिए बता दिया है कि आपको याद हो जाए, बाकी याद तो होगा ही। अगर आप एक याद कर लेंगे तो आप दूसरा अपने आप ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं कहूँगी आप सिर्फ मिताक्षरा याद करिए। मिताक्षरा भारत में पूरे पाया जाता है, जन्मजात इसमें हर व्यक्ति का प्रत्येक अधिकार होता है जन्म से ही, और इसको दिया किसने? विज्ञानेश्वर ने। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप दाएं भाग को अपने आप ही कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? तो ये तो वेरी सिंपल, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? संरचनात्मक दूरी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने समाज के धन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? तो ये तो सभी को पता है, डीपी मुखर्जी ने किया है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं किसकी? तो टायलर ने को अगर पता है कि उन्होंने किस चीज़ की डेफिनेशन दी है तो वो हो जाएगा, उन्होंने डेफिनेशन दी है कल्चर की। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डिस्कशन वाला है नहीं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं, निम्न में से किसने जाति स्त्रीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को उपयोग किया है? तो इट्स वेरी सिंपल, ड्यूमो ने हायरार्की की बात की है, और किसी ने कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन में हायरार्की की बात नहीं की। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसने दिया? इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, सभी को पता है, कॉम्ट ने दिया है, सोशल डायनामिक एंड स्टैटिक्स का। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो ये तो आप अगर देखेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड कैसे होगा, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। उसमें ऑब्जर्वेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है जितना बाकी चीज़ों का होता है। तो अगर ये सब कुछ है तो इसमें ये नहीं होगा। उसके बाद है स्टडीज़ इन एथनो मेथडोलॉजी, बुक किसकी है, तो ये सभी को पता है, गारफिंकल की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, क्वेश्चन है दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्श की क्या विशेषता है। तो ये क्या होता है, ये सब में रिप्रेजेंटेटिव होता है, इट वुड बी रिप्रेजेंटेटिव अगर हम रैंडम सैम्पलिंग लगाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण सम्मेलन रियो 1992 मुख्यतः किस पर केंद्रित था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रोत्साहन योग्य विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था। उसके बाद है केस स्टडी की एक डेफिनेशन है जो कि पूछी गई थी इसमें। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि केस स्टडी की काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। केस स्टडी में जब यूनिट माना है, अब यूनिट इन्होंने किसको माना है, पहले इसको देख लो ध्यान से। केस स्टडी की यूनिट क्या माना है, चाहे कोई व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक वर्ग हो या पूरी कास्ट हो। तो अगर इस तरह से यूनिट मान रहे हैं, यूनिट में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर यूनिट मानी है पर्सन, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, कल्चरल ग्रुप, बस इतना याद करिए, बाकी आगे का छोड़ दीजिए। तो कौन होगा उसमें, पीवी यंग होगा। और इसी तरह एक और डेफिनेशन है जिसमें जो केस स्टडी की यूनिट है मानी है, वो गिडिंग्स ने माना है। उसमें गिडिंग्स हैं, उन्होंने माना है ये एक संघ से लेकर राष्ट्र, समाज या समुदाय, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक स्मॉल से लेकर एक लार्ज पर्सपेक्टिव तक माना है। तो मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई कि आप एक डेफिनेशन से दो कर पाएँ। आप अगर मेरे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं चैनल पे, और आप अगर पेपर सॉल्व करें तो ना केवल आप पेपर सॉल्व करेंगे, बल्कि आप उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस को भी लर्न कर पाएंगे जो उससे रिलेटेड होगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, अगर केस स्टडी की यूनिट फैमिली, इंस्टीट्यूशन, कल्चरल क्लास को माना है, कल्चरल ग्रुप को, तो हो जाएंगे पीबीएम। अगर वही यूनिट कोई एक संघ, राष्ट्र से लेकर पूरे समाज तक कैसे कोई मान रहा है, तो वो हो जाएंगे एंथोनी गिडिंग्स। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसके अलावा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि तत्व कौन कौन से लिखे हुए हैं, स्टेटस, रोल, इंस्टीट्यूशन, सब कल्चर, ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो अगर आपको पता होगा सामाजिक संरचना क्या है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसमें ये जो सब कल्चर है वो नहीं है, और ये है किसका, इसमें वो पार्सन्स ने 5 संरचना के तत्व बताए हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है ग्रुप, सब ग्रुप, स्टेटस, रोल, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, इन सबको उन्होंने रखा हुआ है, और इस तरह से करके 5 तत्व दिए हैं पार्सन्स ने। तो आप ये भी याद कर लें साथ ही साथ में, अगर याद करना चाह रहे हैं तो, ताकि आपको ईजी पड़ जाए। पार्सन्स ने 5 तत्व दिए हैं सामाजिक संरचना के, वही तत्व यहाँ पे पूछे गए हैं और इस तरह से उन्होंने बताए हैं सामाजिक संरचना के तत्व। तो सब कल्चर उसमें नहीं होगा। इसमें जॉनसन्स ने भी बताए हैं अपने तत्व, और लाइट एंड केलर हैं, उन्होंने भी तत्व बताए हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे तब आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से डेटा कलेक्शन का कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो ये तो आप कौन सा प्राइमरी सोर्स है, तो उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम द रिस्पोंडेंट जो है वो प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट हमारा है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा क्या करती है, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता करती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक विदिन अ सेकंड में हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से बड़ों का सम्मान करना क्या है। तो ये इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो ये ऑप्शन दिए हैं वो बन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जो अपने से बड़ों का सम्मान करना होता है वो होता है नॉर्म,
और नॉर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, वैल्यू और जो प्रथा होती है और जो फोकवेज होते हैं वो सारे उसके अंदर आएंगे। तो इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना जो है वो एक नॉर्म है, लेकिन किस तरह से आप उसको सम्मान कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो कि पैर छू रहे हो, तो ये सब उसके अंदर आ जाएगा कि फोकवेज है कि कैसा है, आपके वहाँ क्या लागू होता है, तो वो उस तरह से उसके अंदर आएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया था। तो इसमें शामिल किया गया था 100 स्मार्ट सिटी को और शामिल किया गया था अमृत योजना को। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है, जो सनसेट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सनसेट से ही आप पकड़ के कर लेंगे, सोरोकिन होगा, क्योंकि ऐसे इसमें समझ में नहीं आएगा। तो जब हम कभी कभी हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आपको इंग्लिश भी देखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्लियरली आंसर मेंशन होते हैं, तो वहाँ देख लिया करें जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। और नेक्स्ट है हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, योगेंद्र सिंह की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो 2011 का एक्चुअल अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था वो था 31.16% और यहाँ पे दिया हुआ था 31%। तो नियरेस्ट आंसर ये था, इसको माना जा सकता था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं दिया था, तो इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो कुल शहरी आबादी है वो 377 मिलियन के आसपास है, जो कि कुल आबादी का लगभग 31.16% होगा। तो इसलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि 16 यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। अगर नियरेस्ट मानते तो इसको कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन डिलीट है। तो मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। अगर फ्यूचर में आता है तो आपको 31.16 करना है। नेक्स्ट है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं का वसनहीन अपराध, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा होगा, तो ये लिखा है वसनहीन अपराध नाम दिया है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, वसनहीन अपराध लिखा हुआ है। वसनहीन अपराध की किसने बात की है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा टाफ्ट। किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं का वसनहीन आपराधिक क्रियाओं का नाम दिया है या अपराध किया है, तो टाफ्ट। आप टाफ्ट को याद रखेंगे तो ये वसनहीन अपराध हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और इसका आंसर होगा टाफ्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद है, ज्ञात एवं अज्ञात को आत्महत्या का कारण किसने माना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है। तो इसका आंसर है रुथ केवन, क्योंकि रुथ केवन ने नोन एंड अननोन विल, इंग्लिश में अगर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, नोन एंड अननोन विल की बात की थी किसने, रुथ केवन ने, और वो इसको कॉज मानते हैं सुसाइड का, नोन एंड अननोन विल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, किसने 6 स्त्री जो परंपराएं थी उसका अध्ययन किया था। तो एस.सी. दुबे ने किया था, ये तो सभी को पता है, इसलिए इसमें 6 फोल्ड ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं वही क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर है हमारा, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। तो इसमें 2 आंसर हैं। वैसे तो इसमें जब कल्चरल पहलू की एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसको आंसर माना गया था सी, पारस्परिकता, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे निर्जातीयता भी दिया हुआ है। तो इसके 2 आंसर हैं सी एंड बी।
लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी सी को। तो 2 आंसर हैं इसके, इसलिए आप जब भी याद करें तो इसमें ये ध्यान रखें कि 2 आंसर हैं, कहीं सी माना है और कहीं बी माना है। और ये यूजीसी नेट और हायर में ही मिसमैच होता है, क्योंकि हायर वाले जो आंसर की दे देते हैं फिर वो वही मानते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में डिफरेंट है। तो एक ही 2 क्वेश्चन में है, तो मैं आपको दोनों आंसर दे रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि किसमें क्या है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव में किसने किया है? तो सिंपल है, AR देसाई मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव में इन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किसने किया? तो जब बात हो रही है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में किया है कार्सन ने, और सदरलैंड ने कहाँ पे किया है? इन्होंने किया है अमेरिका में। तो जब भी अमेरिका की बात होगी तो होंगे सदरलैंड, और अगर इंग्लैंड की बात होगी तो होंगे कार्सन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक साथ आपको 2 आंसर लर्न हो रहे हैं। यहाँ पे इंग्लैंड है इसलिए इसका आंसर है कार्सन, ठीक है। तो जब इंग्लैंड में श्वेत व्यसन वाइट कलर क्राइम, क्योंकि ऐसे अगर आप वाइट कलर देखेंगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप अगर ये देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है इंग्लैंड में तो हो जाएगा कार्सन। तो इसलिए सदरलैंड तो सभी को याद ही है अमेरिका में है, तो आप इसको यहाँ पे ये याद रखिए। और जो ये कार्सन ने अध्ययन किया था वो किया था 1971 में, इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किया था, और इससे उन्होंने पता लगाया था कि किस तरह से आपराधिक कानून का उल्लंघन करते हैं वाइट कलर क्राइम से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौकरशाही पर वेबर के जो निम्नलिखित विचार हैं उसमें से कौन सा गलत है? तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। इसमें नौकरशाही में क्या नहीं होगा? अत्यधिक भौतिक समृद्धि और मानसिक संतोष की कोई बात नहीं होती है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों समाजों में उपलब्ध होती है। प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं होता है। असंबंधितता में वृद्धि होती है। तो ये इसमें आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो अपराधी सम्मिलित नहीं है वो है पेशेवर अपराधी। इसको ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो लोम्ब्रोसो ने जो अपराधियों के जो टाइप बताए थे वो कितने बताए थे? 4। आप याद कर लें, ये आजकल बहुत पूछा जाने लगा है। जो 4 टाइप बताए थे उसमें कौन कौन से हैं? पहला जो टाइप था वो था बाई पैसन। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं आजकल। इन्होंने जो पूछा था वो लास्ट वाले के अंदर का पूछा था, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। पहला है, फर्स्ट है बाई पैसन, सेकंड क्या है? बॉर्न क्रिमिनल, और थर्ड क्या है? इंसैन, और फोर्थ क्या है? ओकेजनल था, ठीक है। अब ये जो फोर्थ था ओकेजनल, इसको फिर उन्होंने 3 भागों में बांटा था। ये जो चौथा वाला है इसको बांटा उन्होंने 3 भागों में, और वो 3 कौन कौन से भाग थे? पहला था अर्ध, दूसरा था आदतन हैबिट वाला, और तीसरा था अपराधी सम बोला था उसको। तो ये कुछ इनका क्राइटेरिया था जो इन्होंने इस तरह से बात की थी, जो मैंने आपको बताए 4 थे। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। जो लोम्ब्रोसो ने 4 टाइप बताए हैं, एक सेकेंड, जो 4 टाइप बताए हैं उसमें पहले नंबर पे है बाई पैसन, सेकंड नंबर पे है बॉर्न, तीसरे नंबर पे है इंसान, चौथे नंबर पे है ओकेजनल, और जो चौथे नंबर पे ओकेजनल है उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग कौन से हैं? जो मैंने अभी आपको बताए, अर्ध, आदतन और अपराधी सम, ये 3 बांटे हैं। तो इस वजह से ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि ये बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन बाकी जो उन्होंने पूछे थे वो टाइप सही हैं, बॉर्न और इंसान और वो ओकेजनल, और चौथा वाला था यहाँ पे इसकी जगह बाई पैसन। ये 4 टाइप हैं उनके, बाई पैसन,
और जो ये वाला है ओकेजनल, इसके मैंने यहाँ पे बताया 3 टाइप ऑलरेडी हैं इसके। ठीक है, तो आप ये याद रखना। लोम्ब्रोसो का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उन्होंने ऐसे बताया। और मैं यहाँ पे इन तीनों को भी एक बार लिख देती हूँ। अर्ध आदतन और अपराधी सम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया। और ये जो ओकेजनल है ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। चौथे नंबर वाला जो था उसको 3 भागों में और बांटा है। तो कभी कभी क्या करता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है अर्ध, आदतन और अपराधी सम, और चौथा दे देगा कि कौन सा नहीं है तो कोई और दे देगा, तो इसमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए आपको ये भी बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। ओके, बहुत डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल प्रजनन दर को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो इसमें ये होना चाहिए कि TFR की बात कर रहा है, तो TFR में क्या होगा, माता की आयु के अनुसार जन्म होगा, पहले तो ये हो गया। दूसरा होगा आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, तो एक तो उसकी आयु के अनुसार जन्म हो, और दूसरा जो आयु समूह है उसके अनुसार महिला की जनसंख्या हो। तो बर्थ और पॉपुलेशन की बात करता है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा, आंसर सी, 2 और 3। तो इस तरह से इसका जब आपको TFR निकालनी होगी तो 2 चीज़ें देखनी होंगी। पहले तो माता की आयु के अनुसार जन्म हो कि उसकी एज है कि नहीं, एज जो 15 to 49 एज ग्रुप है उसमें है या नहीं, और आयु समूह के अनुसार महिला की जनसंख्या कितनी है कि इस एज ग्रुप में कितनी वुमेन हैं। तो इस तरह से TFR निकलेगा। नेक्स्ट हमारा है विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इट्स वेरी सिंपल, जॉन डोनाल्ड का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है। तो ये भी आप सभी को पता ही है, W. वाइजर ने किया है, और इन्होंने 1958 में इसकी स्टडी की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की सफलता के लिए उत्तरदायी है। तो आपको उत्तरदायी देखना है, अशिक्षा भी होगी, जातिवाद भी होगा, सीमित साधन भी होगा, इस वजह से हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था। तो लागू कब से किया गया था, 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था, और इसका नाम चेंज होके मनरेगा कब हुआ था, तो वो हुआ था 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण के विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें आंसर नहीं मिल पा रहा था। और अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो आप ट्रिक बना सकते हैं, KVS यानी कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। अगर कल्याण की बात होगी तो क्या होगा, तीसरी में, विकास की बात होगी तो छठी में, और सशक्तिकरण की बात होगी तो नवीं नवीं पंचवर्षीय योजना में होगा। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कल्याण से विकास की बात हो रही है, तो छठी पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। तो ऐसे आप ये ट्रिक फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें तीनों पूछे जाते हैं, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। कल्याण है तो तीसरी, विकास है तो छठी, और सशक्तिकरण है तो नवीं पंचवर्षीय योजना होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बुक के प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है सेकंड सेक्स के बाद स्टार्ट हुआ था जेंडर विमर्श। और सेकंड सेक्स जो बुक है वो 1957 में पब्लिश हुई थी। और सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी जो बुक है ये किसकी है, अन्ना ओकले की है।
और मेल एंड फीमेल जो बुक है वो मार्गरेट मीड की है। और एक और है फीमेल यूनिक, वो है जर्मन ग्रीन की। फीमेल यूनिक जर्मन ग्रीन। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं एक साथ कई सारी चीज़ें। हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो उतना लर्न करते चलें। तो सेक्स जेंडर जो सेकंड सेक्स बुक थी 1957, उसके बाद से जेंडर विमर्श स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, किसने कहा है बताइए। लेकिन इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, जबकि इसका आंसर करेक्ट यहाँ पे मेंशन है, ऑगस्ट कॉम्ट होगा। फिर भी ये क्वेश्चन डिलीट था, आई डोंट नो व्हाई इसको डिलीट कर दिया गया। वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गाँव का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है घोष और ग्राम। नेक्स्ट है सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है? तो सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ होगा? जब किसी समूह में व्यक्ति का कोई स्थान हो, जो भी मिला होगा, पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, जो भी पोजीशन होगी वही सामाजिक दर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वर्ग जो संस्कृति है वो किसका एग्जाम्पल है? तो निम्न वर्ग जो संस्कृति है वो किसका आंसर है बताइए? वो है सब कल्चर का। जो लोअर क्लास होती है वो तो सब कल्चर होती ही है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक में बांटा है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो नॉडल का है, ये तो सभी लोग को पता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता है, मार्शल मैक्लूहल। उसके बाद आता है, और इसमें जो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो तो बता दिया। इनकी जो कॉन्सेप्ट ये दिया था इन्होंने 1960 में, तो ग्लोबल विलेज का सबसे पहले जो शब्द था वो इन्होंने दिया था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये शब्द भी दिया था इन्होंने ही 1960 में। और रेफरेंस ग्रुप की अगर बात करें तो रेफरेंस ग्रुप की कॉन्सेप्ट पूछ रहा है सबसे पहले किसने प्रतिपादित की? तो सबसे पहले अगर बात होगी तो हर्बर्ट हाइमन हो जाएंगे। इन्होंने 1942 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की हमने कल डेफिनेशन बताई थी कि उसमें पीवीएन ज़्यादातर रहते हैं, तो वो तो डेफिनेशन थी। और इसमें ये पूछ रहे हैं सहभागी अवलोकन को सबसे पहले अपने रिसर्च में यूज़ किसने किया है? तो वो जो सबसे पहले रिसर्च में यूज़ किया है वो किया है मैलिनोस्की ने। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन जो शब्द था वो किसने दिया था, तो वो आप सभी लोगों को पता है, लिंडमैन ने अपनी बुक सोशल डिस्कवरी में दिया था। लिंडमैन ने दिया था शब्द। सबसे पहले अगर पूछेंगे कि शब्द किसने दिया था, तो शब्द दिया था लिंडमैन ने। इनकी बुक क्या थी? सोशल डिस्कवरी, इसमें इन्होंने दिया था। आप इसको लर्न कर लेना। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसर्च में किसने यूज़ किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका मैलिनोस्की। इसलिए मैंने आपको एक साथ दो आंसर्स बता दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चचेरे और ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन है। तो इट्स वेरी सिंपल, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च। कल ही मैंने आपको बताई थी कि किसकी है। इसमें पूछा है रिलेशन। जब रिलेशन होगा तो आप खुद ही देख लो, रिलेशन किसी एक लोग से तो बनेगा नहीं। जैसे कि ये मेरी ट्रिक है, 2-3 लोग होंगे तभी बनेगा। तो सैलरी, जहोदा और अन्य 2-3 लोग मिलके क्या बनाएंगे, एक रिलेशन
इस तरह करके आप ये इस बुक को आराम से लर्न कर सकते हो। जब भी रिसर्च मेथड में रिलेशन बनेगा तो 2-3 लोग होंगे तभी बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, सेल्ची जो होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना क्या कहलाता है? इट्स वेरी सिंपल, ये कहलाएगा उन्नतशीलता, अपवर्ड मोबिलिटी, क्योंकि नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अंतर पीढ़ी गतिशीलता क्या होता है? तो इसमें पूछ रहा है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या होगा। तो जब इंटर जनरेशनल होगा तो क्या होगा, उसमें पीढ़ियों के बीच में हो जाएगा, मतलब 2 पीढ़ी होंगी। जब भी इंटर जनरेशन की बात होगी तो 2 पीढ़ी होगी, और इसके अलावा अगर इंट्रा की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, एक ही पीढ़ी की बात होती है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे इंटर पूछा है इसलिए 2 पीढ़ी के बीच की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन जनरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थात्मक विषमता किसने कहा है? तो ये बताइए किसने कहा है? ये बहुत ही सिंपल है, डेविस मूर, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन की बात और कोई नहीं करता है। स्ट्रैटिफिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली पहले यही आएंगे, अगर ये हैं तो फिर इनके आगे और कोई नहीं होता है स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु क्या है? तो निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु जो है वो है अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं। तो निर्जाति एथनो मेथडोलॉजी कब होगी? जब आपस में इंटरेक्शन होगा, उनके डे लाइफ का जब हम स्टडी करेंगे तो हो जाएगा। और एथनो मेथडोलॉजी की स्टडी किसने की है? गारफिंकल ने की है। इनकी बुक कौन सी थी? स्टडीज़ इन एथनो मेथडोलॉजी। वो कब पब्लिश हुई थी? 1967 में। स्टडीज़ इन एथनो मेथडोलॉजी बुक थी, 1967 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन। रेडक्लिफ ब्राउन की ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1952 में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। क्योंकि आजकल बुक्स में ईयर भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी ईयर पॉसिबल हैं आपको बताती चलूँ, ताकि आप एक अगर नज़र भी डाल लेते हैं तो दिमाग में आपका रहेगा। जैसे स्टडीज़ इन एथनो मेथडोलॉजी बुक इसलिए मैंने बता दी कि वो बहुत कॉमन है, क्योंकि उसमें कई बार ये भी पूछा जा रहा है कि कौन से दशक से स्टार्ट हुआ, तो 1960 ऐसे करके उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस वजह से मैंने आपको वो बता दिया कि आपको लर्न है। नेक्स्ट हमारा जो है परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। कौन सा बताएगा? जब उसमें दोनों चीज़ की बात हो रही है, संघर्ष और समाधान, तो डायलेक्टिकल हो जाएगा, डायलेक्टिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम में लगाना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसने कब काम किया है। तो सबसे पहले जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का क्या है? कार्ल मार्क्स का है 1880 से शुरू है और 1883 तक है। उसके बाद मैक्स वेबर का क्या है? इनका है 1864। तो मैं सिर्फ 64 लिख रही हूँ, बाकी आप समझ लेना। मैक्स वेबर का है 1864 से 1920 तक, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं रॉबर्ट लिंड। तो रॉबर्ट लिंड का कब है? 1879 से 1949 तक, तो ये 3rd नंबर पे हो जाएंगे। C.W. मिल्स जो हैं उनका सबसे लास्ट में है 1916 से 1962। तो आप ज़रूरी नहीं है आप उनका डेथ भी याद रखो, अगर आप बर्थ भी याद रखोगे तो भी आप सीक्वेंस में लगा लोगे। और वैसे भी कार्ल मार्क्स और वेबर तो पता चल पा रहे हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो C.W. मिल्स जो है वो बाद में आएंगे। और C.W. मिल्स का जो जन्म हुआ था वो 1916 में हुआ था, आप इतना याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स 1818, वेबर 1864 और रॉबर्ट लिंड 1889 और उसके बाद है 1916 में C.W. मिल्स। तो इस तरह से करके इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है किसने ये तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? तो ये किसने दिया है? ये तो दिया है मर्टन ने।
क्योंकि एंटी सेपेटरी सोशलाइजेशन की बात वही करते हैं। कल्चरल लैग भी बहुत ही सिंपल है, कल्चरल लैग में आ जाएंगे आगबन आपके। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति का स्थान है। तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि नडल तो काम करते हैं भूमिका पे। तो सबसे पहले उन्होंने ही जो बात की थी उनका तो रोल पे ही काम है, और उनकी बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि पूछी गई है 1969 में। ठीक है, ये इनकी बुक है। तो आप ईयर भी याद करते रहें, क्योंकि आजकल ईयर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करा दिया, और अब मेरा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट, वो है एक पेपर जो बचा है सिर्फ वो, और उसको सॉल्व कराने के बाद हमारी सीरीज़ शुरू होगी पीजीटी की, जो कि तब तक चलेगी जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाएगा। तो हम उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ में जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ।